मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब विध्वंसक होने जा रही है और इसके लिए अब अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में अपनी ताकत और बढ़ाने जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अब हजारों मरीन्स और नाविकों को मिडिल ईस्ट में तैनात करेंगे, जिसका मकसद एकदम साफ होगा, हॉर्मुज में ईरानी दबदबे को खत्म करना और वैश्विक तेल संकट से दुनिया को उबारना। इसके लिए बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को रवाना कर दिया गया है। ये जहाज इंडो पैसिफिक के रास्ते से होते हुए मिडिल ईस्ट पहुंचेंगे। बता दें, बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप में 3 प्रमुख जहाज हैं। यूएसएस बॉक्सर असॉल्ट शिप जो कि मुख्य जहाज है, वहीं यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक ट्रांसपोर्ट डॉक शिप। यूएसएस बॉक्सर मिडिल ईस्ट में अब अमेरिकी जंगी जहाज त्रिपोली से जुड़ जाएगा। दोनों जहाज बहुत ताकतवर हैं। ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाकर हॉर्मुज का रास्ता खुलवाना चाहते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां केवल ताकत के बल पर नहीं बल्कि रणनीति से जीत हासिल की जा सकती है। युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर को अमेरिका के कैलिफोर्निया से रवाना कर दिया गया है। अब ये जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा है। यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक साथ में हैं। इन युद्धपोतों पर F-35B लड़ाकू विमान हैं जो कम दूरी से उड़ान भर सकते हैं और रडार से बचने में भी सक्षम माने जाते हैं। इसके साथ ही कई हेलीकॉप्टर्स और AV-8 हैरियर जेट्स भी मौजूद हैं। इन तीनों जहाजों पर नौसैनिकों और मरीन सैनिकों की संख्या लगभग 4000 बताई जा रही है। वहीं यूएसएस ट्रिपोल के साथ जुड़कर मिडिल ईस्ट में यूएस मरीन की संख्या 8000 हो जाएगी। ये जहाज जमीन पर हमला करने, मिसाइल हमले रोकने और हवाई सपोर्ट देने में माहिर माने जाते हैं। हालांकि बॉक्सर को युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने में करीब 3 हफ्ते लगेंगे और इससे साफ है कि अमेरिका लंबी रणनीति पर काम कर रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां एक तरफ अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में जंगी जहाज पहुंच रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ट्रंप ने जी जान लगा रखी है। वहीं अब दूसरी तरफ ईरान ने भी हॉर्मुज पर कब्जा बरकरार रखने के लिए कमर कस ली है और ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिकी जंगी जहाजों के लिए तैयार है। उन्हें सबक सिखाने और तबाह करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन जारी है। दरअसल IRGC के पास इस कॉन्फ्रेंस की वजह इस इलाके में होने वाले युद्धाभ्यास से है। ये तस्वीर ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने से पहले की है, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्धाभ्यास के जरिए दुनिया को ये बता दिया था कि वो क्यों इस इलाके में मजबूत स्थिति में है। वक्त के साथ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के इन इलाकों में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया है। केवल नेवी ही नहीं बल्कि जमीन पर रहकर भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ को कम नहीं होने दिया। ट्रंप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हॉर्मुज पर अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 67वीं वेव शुरू कर दी है और इस वेव में ईरान ने अपने तरकश के खतरनाक हथियारों को निकालना शुरू कर दिया है। ईरान ने इस युद्ध में पहली बार नसरल्ला बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। युद्ध में ईरान जितना जख्मी हो रहा है उतना ही घातक होता जा रहा है। अमेरिका इजराइल के हमलों के जवाब में अपने विध्वंसक हथियारों से प्रहार कर रहा है। अब ईरान ने बारूदी तबाही मचाने के लिए नसरल्ला मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा यह है कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 65वीं वेव में हाइफा और अशदोद की तेल रिफाइनरियों को नसरल्ला मिसाइल से टारगेट किया। नसरल्ला मिसाइल को तबाही का दूसरा नाम कहा जाता है क्योंकि ईरान की एक आधुनिक और सटीक मार करने वाली मिसाइल है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। बंकर और रिफाइनरी जैसे मजबूत टारगेट को भेदा जा सकता है। इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक होती है। इससे ईरान से इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों तक आसानी से हमला मुमकिन है। बैलिस्टिक मिसाइल होने के कारण स्पीड बहुत तेज है, जिसके कारण एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में ये माहिर है। हाइफा रिफाइनरियों पर नसरल्ला मिसाइल का वार बताता है कि अब ईरान रुकने वाला नहीं है। इजराइल ने जो शुरू किया, अब ईरान इसे भयंकर अंजाम तक ले जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग हर दिन भयानक होती जा रही है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद अब ईरान भड़क उठा है। इजराइल की सबसे अहम हाइफा रिफाइनरी को इसने निशाना बनाया है। ईरानी मिसाइलों को उड़ते देख पूरे हाइफा में सायरन बज रहे हैं और लोगों को बंकरों में जाने की चेतावनी दी गई है। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल और क्लस्टर बम की बैक टू बैक 3 लहरों ने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है। अटैक के बाद हाइफा में इजराइल की सबसे बड़ी बाजन ओनियल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है और इस दौरान हुए धमाके से पास के कई इलाके थर्रा उठे, जिसके बाद भीषण आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर तक उठती हुई दिखाई दी।
हमले के बाद लगी आग इतनी तेज थी कि आसमान में उठता काले धुएं का गुब्बार कई इलाकों में छा गया। साथ ही साथ इसके चलते बिजली सप्लाई भी बाधित कर दी गई। इजराइल के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई और कई जगहों पर भीषण आग लगने की खबरें हैं। बीती रात हुए इन हमलों के कारण रिहायशी इलाकों में भी अफरा तफरी मच गई। ईरान ने नॉर्थ इजराइल को टारगेट करके कई मिसाइलें दागी, जिसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लेकिन मिसाइलों का मलबा इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिर रहा है, जिससे नॉर्थ इजराइल में काफी नुकसान हो रहा है। बदले की आग में धधक रहा ईरान अपने खतरनाक हथियारों का अब इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के हाइफा में बारूदी तबाही मचा रहा है। ईरान ने खुर्रम शहर मल्टी हेडेड मिसाइल से हमला कर हाइफा को धुआं कर दिया। इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलें गरज रही हैं। जिन इलाकों में भी आग बरसती है, मिसाइलें गिर रही हैं, उसे खंडहर बना रही हैं। ईरान के प्रतिशोध की आग में इजराइल का हाइफा शहर जल रहा है। तेल रिफाइनरियों पर ईरान की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। देखिए, आसमान में ईरान का विध्वंसक हथियार खुर्रम शहर किस कदर तबाही मचाने को बेकरार है। दावा यह है कि खुर्रम शहर मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण शहर के कई हिस्सों में धमाके हुए। खुर्रम शहर ईरान की वो विनाशक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हो सकती है। ईरान ने खुर्रम शहर मिसाइल से हाइफा के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को टारगेट किया है। ईरान के इस घातक हथियार खुर्रम शहर मिसाइल 4 को खैबर भी कहा जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 2 टन तक का भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम स्पीड करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही वजह है कि हाइफा में इजरायली रडार सिस्टम खुर्रम शहर का पता लगाने में नाकाम रहा और इन मिसाइलों ने हाइफा में तबाही मचाकर रख दी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान की मिसाइलों का टारगेट हाइफा क्यों है। क्योंकि यहाँ इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसे इजराइल की ईंधन आपूर्ति का हब माना जाता है, जो इजराइल की 50 से 60% ईंधन जरूरतों को पूरा करती है। इसकी रिफाइनिंग क्षमता 1,97,000 बैरल प्रतिदिन है। यहाँ पेट्रोकेमिकल्स का भी उत्पादन होता है। हाइफा बंदरगाह के पास होने से इसका रणनीतिक महत्व भी काफी है। ये इजराइल के औद्योगिक और रक्षा बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान ने इजराइल के दिल तेल अवीव पर एक के बाद एक कई लहरों में बैलिस्टिक मिसाइल्स की बौछार कर दी है। ईरान ने पिछले 24 से 48 घंटों में इजराइल पर मिसाइलों की कई नई लहरें दागी हैं और इस बार निशाना फिर से तेल अवीव का दिल रहा। रिहायशी इलाकों, एयरपोर्ट के आसपास और सड़कों पर मिसाइलों के टुकड़े बरसे। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को रोका, लेकिन कुछ मिसाइलों के क्लस्टर वॉरहेड्स और डेब्री ने जमीन पर तबाही मचाई। हमलों के बाद तेल अवीव में आंशिक ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई, जिससे बचाव और राहत कार्यों में दिक्कतें आई और स्थानीय प्रशासन के लिए हालात संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। कई जगह ईरानी मिसाइलों की वजह से आग भी लग गई। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के आगे वो झुकेगा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार धमकियों के बावजूद ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और ट्रंप के मंसूबों पर पानी भी फेर रहा है। ईरान अपने हथियारों और फाइटर्स के दम पर ईरान पर 21 नजर आ रहे हों, लेकिन ईरान भी कहीं से कमजोर नहीं पड़ रहा है और हर हमले पर पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। IRGC ने अब ट्रंप के सबसे खतरनाक शिकारी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को मार गिराया है और इस बात की पुष्टि भी कर दी है। IRGC ने इसका वीडियो फुटेज जारी किया। ये अमेरिकी फाइटर प्लेन ईरान की ओर बढ़ते वक्त ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की रडार पर आ गया और जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, ईरान ने अपने एडवांस मिसाइल से इस पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक हुए इस हमले से जेट को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद इसके अमेरिकी बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हालांकि अमेरिकी पायलट बाल-बाल बच गया है। ईरान ने अमेरिका के जिस फाइटर प्लेन F-35 पर हमला कर नुकसान पहुंचाया, उसने ट्रंप के घमंड को तोड़ा ही है। अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर की काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 51 फीट लंबा और 35 फीट के विंग स्पैन वाले F-35 की टॉप स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज भी 2200 किलोमीटर से ज्यादा है। करीब 8100 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम इस जेट पर एडवांस रडार लगा है, जो 360 डिग्री निगरानी कर सकता है। हालांकि ईरान युद्ध में कितने F-35 इस्तेमाल हो रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन एयर टू एयर अटैक, एयर टू ग्राउंड बमबारी और जासूसी के इस महारथी पर
बाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम से ईरानी हमले के दावे का मतलब है ईरान में अब भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बेहद सख्त बयान दिया है और इससे लग रहा है कि वो युद्ध में कुछ भयानक करने वाले हैं जिससे दुनिया में हाहाकार मच सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है कि अगर अमेरिका चाहे तो ईरान को सिर्फ 2 सेकंड में खत्म कर सकता है। दरअसल व्हाइट हाउस में जापान की पीएम के साथ बातचीत के दौरान जब ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या वो ईरान में अपनी सेना भेजेंगे, ऐसे में उन्होंने कहा हम अपनी सेना को कहीं नहीं भेज रहे। वहीं इस दौरान उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा ईरान दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। युद्ध के बीच ट्रंप की धमकी ने मिडिल ईस्ट को लेकर चिंता बढ़ा दी। 28 फरवरी से जारी युद्ध में एक तरफ इजराइल और अमेरिका ईरान के हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए पड़ोसी मुल्कों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी के सामने ये मान लिया कि उन्होंने ईरान पर हमले की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी, वो भी पर्ल हार्बर की तरह जिसकी खबर उन्होंने किसी को भी नहीं होने दी। रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि आपने ईरान अटैक की जानकारी सहयोगी देशों को क्यों नहीं दी। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद ओवल ऑफिस में थोड़ी देर खामोशी छा गई। ट्रंप ने आगे कहा, बता दें कि ट्रंप जिस पर्ल हार्बर हमले का जिक्र कर रहे थे। अगली खबर का रुख करेंगे। पिछले 21 दिनों से मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है और अब सैन्य ठिकानों के साथ तेल और गैस डिपो को टारगेट किया जा रहा है जिससे तेल गैस संकट गहराने लगा है। भारत में प्रीमियम पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है और इससे साफ है कि महंगाई का बम बस फटने ही वाला है। क्योंकि पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रुकावट जारी है जिससे तेल की सप्लाई पर ब्रेक लगा हुआ है। तेल के ठिकानों पर हमले लगातार जारी हैं। इसका सीधा असर क्रूड ऑयल पर पड़ा है। 16 मार्च को क्रूड ऑयल की प्रति बैरल कीमत $97 की थी। ठीक 3 दिन बाद क्रूड ऑयल दाम में बढ़ोतरी हुई, प्रति बैरल की कीमत 112 पहुंच गई। तो वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है अगर ईरान के साथ युद्ध अप्रैल के बाद भी जारी रहता है तो तेल की कीमत $180 प्रति बैरल तक पहुँच जाएगी। युद्ध के चलते गैस और तेल के दामों में पहले से ही आग लगी है और अब युद्ध लंबा खिंचा तो इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। क्रूड ऑयल के दाम 150 से $180 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। तेल के दाम बढ़ने से पेट्रोल डीजल और महंगा हो जाएगा। तेल महंगा होने से खाना, ट्रांसपोर्ट, बिजली सब कुछ महंगा होगा। दुनिया में महंगाई 1 से 2% तक बढ़ सकती है। दुनिया की जीडीपी ग्रोथ 0.5 से 2% तक कम हो सकती है। कई देशों में मंदी या स्टैगफ्लेशन आ सकता है। जहाज चलना बंद या महंगा हो जाएगा जिससे सेमीकंडक्टर, खाद्य और दवाइयाँ महंगी हो सकती हैं। सोना और स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। अगर लंबा युद्ध चला तो तेल महंगा होगा, महंगाई बम फटेगा जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और सबकी जेब पर बोझ बढ़ेगा। जहां एक और रणबीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 सिनेमाघरों में सुपरहिट नजर आ रही है, फिल्म जबरदस्त बिजनेस कर रही है तो दूसरी तरफ फिल्म को लेकर एक सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। विपक्ष इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस फिल्म में सत्ताधारी पार्टी का महिमामंडन किया गया है। इस फिल्म के जरिए सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। इस बकवास को कौन देखेगा और कौन यकीन करेगा? हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो गए कि चुनिंदा रुपयों के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से फिल्में बनाने का मकसद भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा करना है। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों को बीजेपी ने बेवकूफी भरा बताया। बीजेपी ने कहा सच विपक्ष को पच नहीं रहा। भाजपा तो कोई फिल्म बनाती नहीं है, फिल्म को भारतीय पसंद कर रहे हैं। जो सत्य है एक रूप से उसकी एक काल्पनिक कहानी उन्होंने बनाई है और दिखा रहे हैं। धुरंधर 2 फिल्म को लेकर इस सियासी बखेड़े के बीच सवाल यह है कि सेंसर बोर्ड से पास होने के बावजूद विवाद क्यों हो रहा है। क्या फिल्म एजेंडे से प्रभावित है या फिर फिल्मों का सियासी विरोध करना फैशन बन गया है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा एक बार फिर सड़क पर दिखाई दिया। नाराज लोगों ने ई रिक्शा पर गैस सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और रास्ता भी जाम कर दिया। नोएडा में गैस सिलेंडर के संकट ने ऐसा तेवर लिया कि लोग सड़क पर उतर आए। सिलेंडर सड़क पर रखकर जाम कर दिया। सेक्टर 11 के पास इंडियन ऑयल की अथॉरिटी वाली रोड पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो आम आदमी की मजबूरी और गुस्से की तस्वीर पेश कर रहा है। और फिर क्या, गुस्साए लोगों ने घरों से सिलेंडर उठाए, ई रिक्शा पर लादा और सीधे सड़क पर लाकर रख दिया। एक के बाद एक सिलेंडर बीच चौराहे पर। ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। पूरा इलाका जाम की चपेट में आ गया। देखिए, लोगों ने सिलेंडर सड़क पर रखकर जाम लगा दिया जिससे जाम बढ़ता चला। प्रशासन का कहना है कि जांच की जा रही है, जल्द सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन सवाल वही है, जब तक सिलेंडर नहीं पहुंचेगा तब तक आम आदमी का गुस्सा कहां जाएगा? देश भर में इन दिनों एलपीजी संकट की खबरें आ रही हैं। कहीं लंबी लाइन, कहीं सड़क जाम, कहीं प्रदर्शन।
क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच में सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ी? मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से ऊर्जा संकट तो पैदा हो ही गया है। ईद पर भी इसका असर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ईद से पहले फ्लैग मार्च कर प्रशासन ने ईद पर माहौल खराब करने वाले उपद्रवियों को चेतावनी दी है, लेकिन ईद को लेकर मुस्लिम समाज में वो जोश नहीं दिख रहा जो इससे पहले तक देखा जाता था। हालांकि अलविदा की नमाज के साथ ही देश अब ईद के रंग में रंग गया है और कल मीठी ईद मनाई जाएगी, जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। अब हम आपको 8 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, फतेहपुर और रामपुर की तस्वीरें, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। दूसरी तरफ मस्जिदों और ईदगाहों की साज सज्जा की गई और बाजारों में खरीदारी का दौर भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ संभल में माहौल ही बिल्कुल अलग है। ये तस्वीरें संभल की उसी विवादित जामा मस्जिद की है, क्योंकि यहाँ एएसआई ने साज सज्जा करने और लाइटिंग पर रोक लगाई है। वहीं यूपी के ही गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ईद को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग सड़कों पे नमाज अदा करते हैं, जिसे लेकर पुलिस तमाम मस्जिद कमेटी और अमन कमेटी के साथ मीटिंग तय की है कि लोग शिफ्टों में नमाज अदा करें। एक तरफ खाड़ी के देशों में जंग तो दूसरी तरफ सुरक्षा वाले कई नियम। ऐसे में ईद का जोश कहीं गायब सा नजर आ रहा है।